हाय एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बंधन बैंक को। तो जैसा कि हम जब भी बैंकिंग या एनबीएफसी को डिस्कस करते हैं वहाँ पे हमने ये चीज़ पहले भी डिस्कस की है कि बैंक और एनबीएफसी का जो मेन बिजनेस होता है वो कम ब्याज दर पर हमसे पैसा लेना और वही पैसा हमें अधिक ब्याज दर पर देना। ये इनका मेन बिजनेस होता है। अब बंधन बैंक की बात करें यहाँ पर तो बंधन बैंक स्पेशली उन लोगों को लोन देता है, लोन प्रोवाइड करवाता है जो लोग दिहाड़ी मजदूरी पे जाते हैं, जो लोग दिन के 500 रुपए 700 रुपए मजदूरी करके किसी भी तरीके से अपना पैसा कमाते हैं, उन लोगों को ही उन वो जो लोग होते हैं वो इनका एक कस्टमर बेस है। उसका रीजन क्या है? एक तो मान लो जो इंसान 500 700 रुपए कमा पा रहा है मुश्किल से दिन का, उसके लिए जैसे एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, एसबीआई बैंक है, वहां पे लोन लेना वहां पे थोड़ा सा उनको, थोड़ा नहीं काफी ज्यादा वहां पे डिफिकल्ट होता है वहां पे लोन लेना। ये उन लोगों को इतनी आसानी से लोन देते नहीं है, तो बंधन बैंक है वो इन लोगों को लोन प्रोवाइड करवाता है ना, और अधिक ब्याज दर पर लोन प्रोवाइड करवाता है। तो अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन देखें फिर ये नंबर्स देखें, जैसे भारत सरकार है वो ये बताती है कि 80 करोड़ लोगों को वो मुफ्त का खाना देती है। ये यहाँ पे इस चीज को मैं डिस्कस क्यों कर रहा हूँ? इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि मतलब वो जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं, दैनिक मजदूरी करने वाले हैं, जो 500 700 300 400 रुपए की मजदूरी करने वाले हैं, वो नंबर इंडिया में एक बहुत ही बड़ा नंबर है। और वो जो नंबर है वो कस्टमर बेस है किसका? बंधन बैंक का। ऐसे लोगों से जब ऐसे लोगों को जब लोन दिया जाता है तो उनसे रिकवरी करवाना इनके लिए काफी आसान होता है। उन लोगों को डरा के धमका के ये आसानी से रिकवरी करवा सकते हैं। पहले इनका बिजनेस था मेनली वेस्ट बंगाल एंड असम साइड में। अब जैसे ये राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इस साइड में भी धीरे धीरे ये अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं। तो हमने ये समझ लिया कि इनका मेन बिजनेस है क्या, है ना, और इनका कस्टमर बेस कौन है। अब अगर फाइनेंशियल्स देखें, यहाँ पे फाइनेंशियल्स जरूर यहाँ पे थोड़े से डाउन लग सकते हैं। अब मार्केट कैप की बात करें 32,220 करोड़ का, स्टॉक भी 26.4। बैंकिंग और एनबीएफसी के केस में हम आरओसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं है। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी 10% है तो वो बहुत ही बेहतरीन नंबर होता है। यहाँ पे तो लगभग 5% के आसपास है। डेप्ट टू इक्विटी 7.15, प्रमोटर होल्डिंग 39% और प्लेस परसेंट है यहाँ पे 0। अब जैसे यहाँ पे बात करें हम बैंक के बारे में, जैसे इनकॉर्पोरेटेड इन 2014, बंधन बैंक इज ए कॉमर्शियल बैंक फोकस्ड ऑन serving underbanked and under-penetrated markets in India. The company has a pan-India presence and offers a wide range of banking products and services and asset and liability products and services designed for micro banking and general banking। और इनको जो बैंकिंग का लाइसेंस था वो मिला कब था? 2014 में। उससे पहले ये एनबीएफसी थे 2006 तक, शायद ही 6 में इनकी वो हुई थी। The company was first set up as Bandhan Financial Private Limited in 2006। 2014 तक ये एनबीएफसी रहे, फिर 2015 में इनको बैंकिंग का जो है वो यहाँ पे आरबीआई की तरफ से लाइसेंस मिल गया था। अब यहाँ पे हम अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें यहाँ पे, तो ये मीडियन भी से 1 साल के टाइम फ्रेम पे देखें तो ऊपर चल रहा है, 3 साल पे भी यहाँ पे ऊपर चल रहा है, और 5 साल पे लगभग ऊपर ही चल रहा है ये, मतलब 5 साल में भी। यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं ये परेशान कर सकते हैं, पर उन नंबर्स को भी हम समझ लेंगे यहाँ पर। अब रेवेन्यू की बात करें यहाँ पे, मार्च 2016 1581 करोड़ से बढ़ के कितना हो गया? 21,689। ऑलमोस्ट हाईएस्ट है, क्योंकि मार्च 2025 में था 21,948 करोड़ का।
नेट प्रॉफिट की बात करें 275 करोड़ से बढ़ के कितना हो गया अभी मार्च 2026 में, कितना है 1224 करोड़ का। और ये मार्च 2020 में था 3024 करोड़ का, 10,885 करोड़ के रेवेन्यू पर। अब क्वार्टरली रिजल्ट में यहाँ पे हम नजर डालें, सितंबर 2023 का डाटा देखते हैं हम यहाँ पे, जून 2023 सितंबर 2023 का। सितंबर 2023 में इनका ग्रोस एनपी कितना था, 7.32%। उसको कम करते कितना ले आएंगे, अभी जो मार्च 2026 का क्वार्टर है उसमें एनपीए को घटा के लेके आए ये 3.27%, 3.27%। एनपीए होता क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मान लो बैंक ने पैसा दिया, अब वो पैसा आने का वहां पे कोई भी चांस नहीं है, तो बैंक उसको 90 दिन में एनपीए में डाल देता है, 90 दिन के बाद में, आफ्टर 90 डेज, कि ये पैसा हमारी तरफ से आने वाला नहीं है। तो उस चीज का सीधा सीधा असर पड़ता है, यहाँ पे देख सकते हैं कि हम जो नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट मार्जिन है, इन पे सीधे असर पड़ता है। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें यहाँ पे, मार्च 2025 में इनका ग्रोस एनपी कितना था, 4.71%। और अभी कितना है, 3.27%। नेट एनपीए की बात करें 1.28% से घटा के कितना ले आए ये, 0.97%। जो नेट एनपीए इनका किसी टाइम पर 2.25% हुआ करता था, वो अभी 1% से नीचे आ गया इनका। और जो ग्रोस एनपीए इनका 7%, 7.32% हुआ करता था, उसको ये कम करके कितना ले आए हैं, 3.27%। तो ये जो एनपीए है, जो अपनी बुक्स क्लियर करें, ये जो बुक्स हैं इनकी, लोन बुक है, उनको क्लीन करने के चक्कर में इनका सीधा सीधा असर पड़ रहा है इनके नेट प्रॉफिट पे, प्रॉफिट मार्जिन पे उनका सीधा सीधा असर पड़ रहा है। उस वजह से यहाँ पे इनके नेट प्रॉफिट डाउन है। जैसे जैसे एक बार इनकी बुक्स क्लीन हो गई, फिर वहां पे इनके जो नेट प्रॉफिट है वो वहां पे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न में बात करें यहाँ पे, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास कितना है, 38.98%। और एफ के पास कितना है, 22.07%। और डीआई के पास है 22.33%। पब्लिक के पास कितना है, 16.55%, 16.55%। अब यहाँ पे देखने वाली बात और क्या है, अगर हम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करें यहाँ पे, तो दिसंबर 2024 में ये कितने थे, 8,61,228। और अब ये कितना हो गया, 7,11,284। फिर दूसरी चीज हम देखें, जब 8,61,228 नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स थे, वहां पे पब्लिक की होल्डिंग कितनी थी, वहां पे 21.32%। और अभी पब्लिक की होल्डिंग वहां पे कम हुई है, कितनी हो गई है, 16.55%। तो ये बहुत ही अच्छे साइन है। फिर ये चीज भी हमने समझ ली कि एक बार जो लोन बुक है वो इनकी क्लीन होने के बाद इनका जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो वहां पे सुधरना स्टार्ट हो जाएंगे, और जो नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। अगर हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैंड्स की बात करें कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास यहाँ पे होल्डिंग है कितनी है, तो ऑलमोस्ट 84% के आसपास, 83.45% होल्डिंग्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास में है। स्ट्रॉन्ग हैंड्स में आते कौन है, प्रोमोटर, एफ आई, डी आई। और ये भी हमने देख लिया कि यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी यहाँ पे काफी कम हुए हैं। अब हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात करें यहाँ पे, तो उसके लिए हम चलते हैं tradingyou.com पे। तो एक बार मैं सारी ड्राइंग्स यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। अभी यहाँ पे कुछ दिन पहले इसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल चार्ट पैटर्न बना था यहाँ पे। ये था कप विद हैंडल पैटर्न। तो ये था यहाँ पे एक बड़ा सा कप, और ये इसका हैंडल, है ना। इसका टारगेट हम निकालें यहाँ पे, तो हम लेंगे जो कप है इसके डेप्थ को लेंगे, और ये लेंगे हम कहाँ तक, जो नेक लाइन है, रेसिस्टेंस लाइन है, वहां तक। फिर इसको यहां से ड्रैग करके सीधा प्लॉट कर देंगे हम इसके ऊपर।
अब अगर हम यहाँ पे देखें, थोड़ा गौर से देखें, तो ये जो कैंडल है 29 अप्रैल 2026, तो 29 अप्रैल की जो यहाँ पे कैंडल है, यहाँ पे अगर वॉल्यूम देखेंगे, यहाँ पे जहाँ पे कर्सर जा रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम देखना 127.81 मिलियन, 127.81 मिलियन की वॉल्यूम आई है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्म हुआ, ब्रेकआउट के बाद फॉलोइंग कैंडल भी आई, फॉलो अप कैंडल, कितने तारीख को, 4 मई को। उसके बाद इसने दोबारा से रिटेस्ट किया यहाँ पे, और रिटेस्ट करके इसने दोबारा से चलना स्टार्ट किया। अगर यहाँ पे करंट प्राइस से बात करें इस टारगेट तक की, तो ये टारगेट निकल के आता है लगभग 22% के आसपास, 245 के प्राइस तक। अब अगर इस चार्ट को थोड़ा सा जूम करके हम देखें, जूम इन करके, एक दूसरा चार्ट पैटर्न भी यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। वो कौन सा है? वो ये वाला, एक अनदर कप विद हैंडल पैटर्न। अब कुछ लोगों का पॉइंट ये हो सकता है कि अनिल भाई, आप जितनी भी वीडियो डिस्कस करते हो उनमें लगभग कप विद हैंडल या आरएसएस पैटर्न ही ज्यादा डिस्कस क्यों करते हो? क्योंकि एक तो इसका रीजन क्या है कि मुझे यहाँ पे कन्विक्शन बहुत ज्यादा आती है जब ये जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न मैं देखता हूँ, कप विद हैंडल हैंडल पैटर्न है या फिर आरएसएस पैटर्न, यहाँ पे कन्विक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है यहाँ पे। अब अगर इसका टारगेट हम निकालें यहाँ पे, तो ये आता है हमारा 80 पॉइंट्स का, तो ये लगभग आएगा हमारा 300 के आसपास, 290, 291। अब नीचे वाला थोड़ा मैं रिमूव कर देता हूँ, ये वाला, ताकि आगे वाला विजिबल हो सके। अब ये तो हो गया यहाँ पे कप, और यहाँ पे ये ऐसे हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन हो सकता है, फिर हो सकता है ये दोबारा ऐसे निकल जाए और ऐसे करके ऐसे जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि ये यहाँ से सीधा ये चला जाए। तो यहाँ पे कुछ भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर हम यहाँ पे करंट प्राइस से बात करें, तो ये हमारा टारगेट कितना हो सकता है, ये निकल के आता है हमारा लगभग 45% के आसपास करंट प्राइस से। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी मैं किसी भी वीडियो में कोई भी स्टॉक डिस्कस करता हूं, तो मेरा यहाँ पे जो टारगेट होता है वो आप लोगों को टिप प्रोवाइड करवाने का नहीं होता। मेरा टारगेट होता है आप लोगों को ये सिखाना कि कैसे हम अच्छी कंपनियों को फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे हम उनमें ट्रेड कर सकते हैं, कैसे हमें बिजनेस समझना चाहिए, कैसे हमें उनकी फाइनेंशियल समझनी चाहिए, फिर उसके बाद टेक्निकल चार्ट पैटर्न हमें कैसे देखना चाहिए। जब इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन हो, उसके बाद हम चीजों को समझ के अगर ट्रेड करते हैं, तो वहां पे हमारा कन्विक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। फिर एक चीज अगर हम दोबारा देखें यहाँ पे, अभी जैसे ये कितने तारीख को यहाँ पे आया था, ये हमारी डेट थी 29 अप्रैल को। यहाँ पे वॉल्यूम कितना था, 127 मिलियन। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके देखें, 11 अक्टूबर 2024 को ये वॉल्यूम थी 129 मिलियन, 129.82 मिलियन, ऑलमोस्ट 130 मिलियन के आसपास। 30 अगस्त 2024 की बात करें तो 109.89 मिलियन, और 29 जुलाई 2024 की बात करें तो ये वॉल्यूम थी 134 मिलियन के आसपास, 133.63। तो यहाँ पे अच्छी खासी वॉल्यूम भी आ रही है, जो कि पहले आई थी, उसके बाद स्टॉक प्राइस लगातार नीचे चल रहा था, और अभी हाल फिलहाल में भी यहाँ पे अच्छी वॉल्यूम के साथ स्टॉक प्राइस ने ट्रेड भी किया था। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और
चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर भी करें, ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ के चीज़ों को सीख सकें, समझ सकें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।